तो सबसे पहले जरा उस वक्त का माहौल याद करें। 1937 के चुनाव हुए, कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। हाँ, काफी बड़ी जीत थी वो। बिल्कुल। और उन्होंने बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारें बना ली। और बाद में 2 और जगह जुड़ी शायद। हाँ, कुछ समय बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP और असम में भी कांग्रेस या उनके समर्थन वाली सरकारें बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी उस समय। और मुझे याद आ रहा है गांधी जी की एक सलाह भी थी इस समय। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों से कुछ कहा था। हाँ, वो काफी मशहूर बात है। उन्होंने कहा था कि ये पद जो हैं ये कांटों के ताज जैसे हैं। कांटों का ताज। हाँ, और इन्हें बहुत कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं बल्कि हल्के से संभालना है। मतलब होल्ड दीज ऑफिसेज लाइटली एंड नॉट टाइटली। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? मतलब सत्ता में आए हैं फिर हल्के से क्यों संभालें? देखिए, ये सलाह बहुत गहरी थी। गांधी जी शायद ये याद दिला रहे थे कि कांग्रेस का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है बल्कि देश की आजादी और जनता की सेवा है। वो शायद चेता रहे थे कि कहीं सत्ता का मोह वो आंदोलन के मूल सिद्धांतों पर हावी न हो जाए। अच्छा, तो ये इन तरह का संतुलन बनाने की बात थी। बिल्कुल। आंदोलन और प्रशासन के बीच संतुलन साधना ये उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी शायद। तो चलिए देखते हैं कि इस कांटों के ताज को पहनकर कांग्रेस ने किया क्या। शुरुआत कहां से करें? नागरिक स्वतंत्रताएं, ये मुद्दा अक्सर पहले आता है। हाँ, ये एक ऐसा एरिया था जहां कांग्रेस ने आते ही मतलब बहुत तेजी दिखाई। शायद वो ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो, ब्रिटिश राज और हमारे शासन में फर्क है। अच्छा, सालों से जो दमनकारी कानून चले आ रहे थे उन पर सीधी चोट की गई। जैसे क्या क्या किया गया, कुछ उदाहरण? सबसे पहले तो सरकारों को जो इमरजेंसी पावर्स मिली हुई थी ना, हाँ, जिनसे वो किसी भी आंदोलन को कुचल सकते थे। बिल्कुल, उन कानूनों को रद्द किया गया। कई संगठन जिन्हें अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था उनसे प्रतिबंध हटा लिया। साथ ही कुछ किताबों पत्रिकाओं पर पाबंदी थी, वो भी खत्म हुई। और प्रेस का क्या? मीडिया पे तो बहुत बंदिशें रहती थी। हाँ, प्रेस यानी अखबारों पर जो सेंसरशिप थी, दूसरी पाबंदियां थीं, उन्हें हटाया गया। यानी बोलने लिखने की आजादी पर जोर था। बिल्कुल। जिन अखबारों को सरकारी विज्ञापन न देने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था उन्हें उस लिस्ट से बाहर निकाला। अच्छा। और वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कुछ साल पहले, हाँ, गांधी जी का, उस दौरान जिन लोगों के हथियार जब्त हुए थे, लाइसेंस रद्द हुए थे, वो वापस दिए गए। और बॉम्बे में जमीनें भी लौटाई गई थी शायद। हाँ, बॉम्बे में तो एक कदम और आगे बढ़े। उस आंदोलन के दौरान किसानों की जो जमीनें सरकार ने जब्त कर ली थीं, वो भी वापस कर दी गईं। ये बहुत बड़ी बात थी किसानों के लिए। पुलिस और CID का क्या रोल रहा? उन पर कुछ असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। पुलिस की शक्तियां खास तौर पर जो राजनीतिक अधिकारों को दबाने वाली थीं, उन्हें कम किया गया। और जासूसी? CID मतलब खुफिया पुलिस जो नेताओं और कार्यकर्ताओं की जासूसी करती थी, उस पर रोक लगाई गई। आप सोचिए ये कितनी बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए। हाँ, वाकई। साथ ही बड़ी संख्या में राजनीतिक बंदी, क्रांतिकारी उन्हें रिहा किया गया। जिन्हें देश निकाला दिया था, नजरबंद किया था, उनके ऑर्डर कैंसिल हुए। यहाँ तक कि उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल की गई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से नौकरी खो दी थी या सजा पाई थी। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे अचानक हवा बदल गई हो। मतलब सालों के दमन के बाद ये जो आजादी का एहसास था, ये लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। लोगों का मनोबल एकदम आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि अब अपना राज आ रहा है ना? सही। और इसने कांग्रेस की छवि भी बनाई कि ये सिर्फ आंदोलन करना नहीं जानते बल्कि शासन चलाना भी जानते हैं और जनता के अधिकारों का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या इन नई आजादियों से कोई नई चुनौती भी आई, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना या जो विरोधी आवाजें थीं उनका सामना करना? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, चुनौतियां तो आई। देखिए, ये जो स्वतंत्रता मिली, इसका इस्तेमाल कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों ने भी किया। अच्छा, जैसे मुस्लिम लीग थी, हाँ, हिंदू महासभा थी, उन्होंने भी इस माहौल का फायदा उठाया अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। तो ये दिखाता है कि स्वतंत्रता वो एक दो धारी तलवार भी हो सकती है। बिल्कुल, खासकर एक ऐसे समाज में जो पहले से ही बटा हुआ हो। तो ये कांग्रेस के लिए एक नया सिरदर्द भी था। तो नागरिक अधिकारों के मोर्चे पर तो तेजी दिखाई कांग्रेस ने, लेकिन भारत तो कृषि प्रधान देश है। असली चुनौती तो किसानों की हालत सुधारने की थी। क्या कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बड़े और तेज सुधार दिखे? देखिए, कृषि सुधारों का मामला थोड़ा
पेचीदा रहा। यहाँ कांग्रेस सरकारों का रिकॉर्ड मिला जुला है। वो उस तरह के क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला पाई जैसी शायद कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे। क्यों, क्या दिक्कतें थी? कई वजहें थीं और ये उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक हकीकत को दिखाती हैं। क्या थी वो मुख्य बाधाएं? पहली और सबसे बड़ी बाधा तो यही थी कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, हाँ। उसके तहत बनी इन प्रांतीय सरकारों के पास शक्तियां बहुत सीमित थीं। असली ताकत अभी भी गवर्नर और वाइसराय के हाथ में थी। अच्छा, यानी पूरी आजादी नहीं थी काम करने की? बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी समस्या थी पैसे की कमी। फाइनेंस। हाँ, प्रांतों के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा तो केंद्र सरकार यानी अंग्रेजी हुकूमत ले लेती थी। विकास और सुधार के लिए पैसा बचता ही नहीं था ज्यादा। और कांग्रेस की अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी रही होंगी। हाँ, वो भी थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रही थी। उसमें हर वर्ग को साथ लेकर चलना था। उनकी एक रणनीति थी जिसे क्लास एडजस्टमेंट कहा गया, मतलब जमींदारों और किसानों या उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच एक संतुलन साधना। तो इस वजह से कड़े कदम नहीं उठा पाया? हाँ, इस वजह से वो जमींदारों के खिलाफ बहुत कड़े भूमि सुधार कानून लाने से हिचकते थे, क्योंकि जमींदार वर्ग का एक हिस्सा राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक भी था। उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। समय भी तो कम मिला, सिर्फ 28 महीने। बिल्कुल, इतने कम समय में सदियों पुरानी कृषि व्यवस्था को बदलना वैसे भी नामुमकिन सा था। ऊपर से कांग्रेस की मूल राजनीति उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराव की थी, न कि उसके साथ मिलकर लंबे समय तक शासन चलाने की। और बाहरी हालात, युद्ध वगैरह? हाँ, 1938 आते आते यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। उसका असर यहाँ भी पड़ रहा था। अनिश्चितता बढ़ गई थी। एक और रुकावट का जिक्र आता है, विधान परिषदें। हाँ, ये क्या थीं और ये कैसे बाधा बनी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बड़े प्रांतों में, जैसे संयुक्त प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, वहाँ 2 सदन थे। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है। हाँ, कुछ वैसा ही। एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद एक तरह का उच्च सदन था। ठीक है। और 1935 के एक्ट के तहत उसका चुनाव का तरीका ऐसा था कि उसमें अक्सर जमींदार, अमीर व्यापारी, मतलब ज्यादातर रूढ़िवादी सोच वाले लोग चुनकर आते थे। और कानून पास होने के लिए दोनों की मंजूरी चाहिए थी। बिल्कुल। अब होता ये था कि विधानसभा में कांग्रेस अगर किसानों के हक में कोई बिल पास भी कर दे, तो विधान परिषद में बैठे ये निहित स्वार्थ वाले सदस्य उसमें अड़ंगा लगा देते थे या उसे इतना कमजोर कर देते थे कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ जनता की उम्मीदें, दूसरी तरफ अंग्रेजी ढांचे की सीमाएं, पैसे की कमी और समाज के अंदरूनी झगड़े। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये दिखाता है कि सिर्फ नेक इरादे काफी नहीं होते। जमींदार बनाम किसान, पूंजीपति बनाम मजदूर, इन हितों के टकराव को साधना बहुत मुश्किल काम था, खासकर तब जब आपके हाथ पूरी तरह बंधे हों। सही बात है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता के बिना सुधारों को जमीन पर उतारना कांग्रेस सरकारों के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। कृषि के बाद अगर हम औद्योगिक श्रमिकों की बात करें, मतलब मजदूरों की, उनके प्रति कांग्रेस का रवैया कैसा था? क्या यहाँ भी वही विरोधाभास दिखता है? हाँ, श्रमिकों के मामले में भी कांग्रेस का रवैया काफी हद तक वैसा ही था। मतलब संतुलन बनाने की कोशिश। अच्छा। एक तरफ कांग्रेस मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहती थी, जैसे बेहतर वेतन हो, काम के घंटे कम हो, यूनियन बनाने का अधिकार मिले। उन्होंने इस दिशा में कुछ कानून बनाने की कोशिश भी की। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ कांग्रेस सरकारें औद्योगिक शांति बनाए रखने पर भी बहुत जोर देती थीं। उनका मानना था कि देश के आर्थिक विकास के लिए हड़तालों और उत्पादन में रुकावट से बचना चाहिए। तो फिर टकराव होता होगा? हाँ, नतीजा ये हुआ कि कई बार जब मजदूरों ने बड़ी हड़तालें की तो कांग्रेस सरकारों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर धारा 144 लगा दी। अच्छा, सेक्शन 144। हाँ, वही जो भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाने या प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। कई मौकों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। बॉम्बे में 1938 के कानून का जिक्र आता है, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट। उसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था शायद। हाँ, बिल्कुल। ये कानून औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें हड़ताल करने की प्रक्रिया को काफी मुश्किल बना दिया गया था और अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान था। तो मजदूरों को ये पसंद नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं। कई मजदूर नेताओं और वामपंथी समूहों ने इसे श्रमिक विरोधी कानून कहा। इसकी तीखी आलोचना हुई। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों का पक्ष ले रही है।
तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस मजदूरों के हितों के खिलाफ हो गई थी, या ये भी वही संतुलन साधने की मजबूरी थी? देखिए, इससे सीधे तौर पर श्रमिक विरोधी कह देना शायद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा। कांग्रेस उस समय एक बेहद मुश्किल स्थिति में थी। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उद्योगपतियों के समर्थन की भी जरूरत थी, और मजदूर वर्ग भी उनका एक महत्वपूर्ण जनाधार था। सही है। ये कानून शायद औद्योगिक शांति और उत्पादन बनाए रखने की चिंता से प्रेरित था, लेकिन इसने निश्चित रूप से कांग्रेस और मजदूर आंदोलनों के एक हिस्से के बीच तनाव पैदा कर दिया। ये फिर से वही दुविधा दिखाता है, अलग अलग वर्गों की मांगों को एक साथ कैसे साधा जाए, खासकर जब आप खुद सत्ता में हो। नागरिक स्वतंत्रता, कृषि, श्रम, ये तो बड़े मुद्दे थे। इनके अलावा क्या कांग्रेस मंत्रालयों ने समाज कल्याण के दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ पहल की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या समाज सुधार? हाँ, इन क्षेत्रों में भी काफी काम हुआ। कई प्रांतों ने शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, हालांकि इसमें उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अच्छा। हरिजन समुदाय, जिन्हें आज दलित कहा जाता है, उनके उत्थान के लिए विशेष कदम उठाए गए। जैसे मंदिरों में प्रवेश दिलाने की कोशिशें हुईं, सार्वजनिक कुओं और स्कूलों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उपाय किए गए। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया, तकनीकी और उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देने की कोशिश हुई, पब्लिक हेल्थ और सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी ध्यान दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन का क्या उसे कुछ सपोर्ट मिला? हाँ, खादी और दूसरे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता और सब्सिडी दी गई। जेलों की स्थिति सुधारने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए। क्यों? जेल सुधार क्यों? क्योंकि कई कांग्रेसी नेता खुद लंबे समय तक जेलों में रहे थे, वो वहां की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। हाँ, ये बात तो है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहल का जिक्र मिलता है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। हाँ, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये क्या था और क्यों अहम था? ये वाकई एक दूरदर्शी कदम था। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनी। इसका काम था आजाद भारत के लिए आर्थिक विकास की एक रूपरेखा तैयार करना। इसमें उद्योग, कृषि, विज्ञान, तकनीक, मतलब तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। तो ये भविष्य की तैयारी थी एक तरह से। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता छीनने के बारे में ही नहीं सोच रही थी, बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा, इसकी तैयारी भी कर रही थी। तो ये सिर्फ रोजमर्रा का प्रशासन नहीं था, बल्कि भविष्य की नींव रखने की कोशिश भी थी। लेकिन क्या ये सारा काम सिर्फ मंत्रालयों के स्तर पर ही हो रहा था, या कांग्रेस पार्टी संगठन भी जमीन पर एक्टिव था? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कांग्रेस का काम सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं था। पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहा और कई मायनों में सरकार के पैरेलल काम करता रहा। अच्छा। किस तरह की गतिविधियां? जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर वयस्क साक्षरता अभियान चलाए। लिटरेसी कैंपेन। हाँ, कुछ इलाकों में तो कांग्रेस ने अपनी पुलिस स्टेशन और पंचायतें तक बना ली, जो लोकल झगड़ों और विवादों का निपटारा करती थीं। अरे वाह। कांग्रेस की शिकायत समितियां थीं, जो जनता की समस्याएं और याचिकाएं इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाती थीं। इससे सरकार पर जनता का दबाव बना रहता था। और रियासतों का क्या? वहां भी कुछ चल रहा था? हाँ, जो सैकड़ों देसी रियासतें थीं, जहां सीधे अंग्रेजी शासन नहीं था, वहां भी कांग्रेस के प्रोत्साहन और समर्थन से लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए जन आंदोलन चल रहे थे। इन अतिरिक्त संसदीय गतिविधियों का क्या महत्व था? ये सरकार के काम को कैसे प्रभावित करती थी? इनका बहुत महत्व था। ये गतिविधियां दिखाती हैं कि कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि एक जन आंदोलन थी जिसका जुड़ाव जमीन से बना हुआ था। ये सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करती थी। इससे कांग्रेस का जनाधार मजबूत बना रहा और ये सुनिश्चित हुआ कि मंत्री सत्ता के गलियारों में खो ना जाएं, बल्कि जनता की नब्ज पर उनका हाथ बना रहे। तो ये एक दोहरी ताकत थी कांग्रेस के पास, सरकार के अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम इन 28 महीनों के शासन का एक ओवरऑल मूल्यांकन करें, तो क्या कहा जा सकता है? इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? इसका महत्व क्या था? देखिए, कार्यकाल भले छोटा था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी था। पहली बात तो ये, इसने इस धारणा को मजबूत किया कि भारत में अगर वास्तविक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना है, तो वो अंग्रेजी राज के तहत नहीं हो सकता। वो भारतीय स्वशासन के जरिए ही संभव है। कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि औपनिवेशिक ढांचे की अपनी सीमाएं हैं, जिनसे बाहर निकलना जरूरी है। और खुद कांग्रेस के लिए इस अनुभव का क्या महत्व रहा?
कांग्रेस ने यह साबित किया कि एक जन आंदोलन सत्ता में आने के बाद भी अपने आदर्शों और लक्ष्यों से समझौता किए बिना राज्य की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो सत्ता में समा नहीं गए। इनके उद्देश्यों के लिए किया, जैसे नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। प्रशासन और समाज पर क्या असर पड़ा? इन मंत्रालयों ने सांप्रदायिक दंगों को संभालने में पहले की सरकारों की तुलना में बेहतर क्षमता दिखाई, हालांकि दंगे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो खुद को जनता से ऊपर समझती थी, उसका मनोबल कुछ हद तक कम हुआ, क्योंकि अब उन्हें भारतीय मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ रहा था। ये तो बदलाव आया होगा। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस ने सरकार चलाकर कई ऐसे गुटों को, जैसे कुछ जमींदार या लिबरल नेता थे जो पहले उसके विरोधी थे, उन्हें या तो अपने साथ मिला लिया या कम से कम न्यूट्रलाइज कर दिया। और आम जनता के लिए इसका क्या मतलब था? सबसे बड़ा असर क्या हुआ? शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि आम लोगों को पहली बार ये अनुभव हुआ कि जब अपना राज आएगा तो चीजें कैसी दिख सकती हैं। अच्छा, एक झलक मिली। हाँ, एक झलक। सरकार कैसे काम कर सकती है, उनके चुने हुए नेता कैसे फैसले ले सकते हैं। इसने स्वराज के विचार को और ठोस और वास्तविक बनाया। और आखिर में जब भारतीयों ने सफलतापूर्वक प्रशासन चलाया तो अंग्रेजों का वो जो नस्लवादी मिथक था ना कि भारतीय शासन करने के काबिल नहीं है, बिल्कुल, उस मिथक को जबरदस्त चोट पहुंची। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट था पूरे देश के लिए। वाकई इतने कम समय में इतने सारे स्तरों पर प्रभाव डालना ये बड़ी बात है। हाँ, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी महत्वपूर्ण थे। जैसा हमने कहा, भारतीय अक्षमता के मिथक को तोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका थी। लोगों को स्वराज की एक झलक मिली और इसने भविष्य के नेताओं और प्रशासकों को एक तरह का खाका दिया कि राज्य की शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए कैसे किया जा सकता है। वो जो योजना समिति बनी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, हाँ, वो आगे चलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का आधार बनी। लेकिन फिर ये सिलसिला टूट क्यों गया? ये सरकारें सिर्फ 28 महीने ही क्यों चली? इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इसका कारण था दूसरा विश्व युद्ध। अच्छा। सितंबर 1939 में जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत के तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथ। उन्होंने भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया। बिना पूछे? हाँ, बिना कांग्रेस या किसी भी भारतीय नेता से सलाह किए। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि एक गुलाम देश को किसी साम्राज्यवादी युद्ध में उसकी मर्जी के बिना कैसे झोंका जा सकता है। जब अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि 1937 से 1939 के बीच कांग्रेस का प्रांतीय शासन का दौर एक प्रयोग का दौर था। कांग्रेस ने नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली, समाज कल्याण के काम और भविष्य की आर्थिक योजना बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हाँ, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि उनके रास्ते में बाधाएं कम नहीं थीं। सीमित संवैधानिक शक्तियां, पैसे की कमी, हाँ, जमींदार किसान या पूंजीपति मजदूर जैसे आंतरिक वर्ग संघर्षों को साधने की बेहद कठिन चुनौती, और सबसे बढ़कर एक औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर काम करने की अपनी सीमाएं थीं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इन 28 महीनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। इसने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया, प्रशासन का अनुभव दिया और ये साबित किया कि भारतीय न केवल शासन करने के योग्य हैं, बल्कि वे सत्ता का उपयोग अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। कल्पना कीजिए कि अगर दूसरा विश्व युद्ध ना छिड़ता और ये कांग्रेस मंत्रालय अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते या शायद उससे भी ज्यादा चलते, तो भारत के सामाजिक और आर्थिक सुधारों का रास्ता क्या होता? क्या कांग्रेस सरकारें उन गहरे आंतरिक विरोधाभासों को सुलझा पाती, जैसे वर्ग संघर्ष या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनाम स्थानीय शासन की बहस, जिनका वो सामना कर रही थीं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और शायद इसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं दबा है। इस संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौर ने भविष्य के भारत के लिए कई सबक और संभावनाएं छोड़ी। आज की इस पड़ताल में इतना ही।